रियल नंबर्स। 9th क्लास में हम ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुके हैं। दो तरह के होते हैं, रैशनल्स और इररेशनल्स। ठीक है, रैशनल्स नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, सब क्या है? रैशनल्स है। जो रैशनल नहीं है, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म नहीं है, वो क्या है? इररेशनल। 9th क्लास में आपने इनकी डेसिमल प्रेजेंटेशन सीखी थी। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग जो होती है वो डेसिमल इसकी होती है, रैशनल की। और इररेशनल नंबर्स की नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और जनरली ये नंबर दिखाई देते हैं रूट्स के अंदर, √5, √3, √7, ये सब क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी तक आप बस ये बोलते आ रहे हैं कि ये इररेशनल नंबर्स हैं। अब इस साल हमारे पास एक थ्योरम आती है, प्रूव दैट √5 इज इररेशनल नंबर। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ही अगर रट्टे मरवा दिए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इसमें स्टेप्स जो होते हैं ना, वो हमें क्रैम करने पड़ते हैं थोड़े से, मतलब स्टेप्स का एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को आपको याद करना ही करना है। बोर्ड में इस क्वेश्चन के बगैर कभी भी फर्स्ट चैप्टर नहीं बना। 3 मार्कर एक क्वेश्चन जरूर आता है, और इसकी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो 2 मार्कर होता है। समझ में आ रही है? तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम है सबको क्या होती है? प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, अब थोड़ी सी डेफिनेशन को अपग्रेड कर लो। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, जो अपनी ही टेबल में आते हैं, ये बहुत छोटे बच्चों वाली लैंग्वेज है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज 1, जो सबका होता ही होता है, एंड द सेकेंड फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को अगर हम उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर दें, प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे सपोज करिए 35, अगर हम 35 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा? 7 × 5, या फिर 5 × है। आई एम आस्किंग प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स मींस ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो। 35 का तो 5 भी एक फैक्टर है, 7 भी उसका एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब समझते हो? फैक्टर क्या होता है? जो उसकी टेबल में, किसकी टेबल में? जो नंबर की टेबल में आता है। जैसे कोई एग्जाम्पल बताओ। 50 है, 25 और 2 उसका एक फैक्टर होगा। वट एवर यू आर सेइंग, इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग योर स्टेटमेंट्स। आप सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो बेटे। फैक्टर जो होता है वो हमेशा किसी भी एक नंबर से छोटा होता है। इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द नंबर, और इट मे बी इक्वल टू द नंबर। उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। अगर आप 50 एग्जाम्पल ले रहे हो तो 50 इज अ फैक्टर ऑफ 100, ये बोलो। 25 इज अ फैक्टर ऑफ 50, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 50, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 50। समझ में आ रही है? तो एक नंबर के फैक्टर्स तो कई हो सकते हैं। समझ में आ रही है? अगर सपोज करिए मैं आपसे कहूं कि मुझे 50 के फैक्टर्स बता दो, 50 के फैक्टर्स, आप बोलना जरा दक्ष। 25, 10, 5, he is saying 25, 10, 5, ठीक है, 2, ठीक है, 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, ठीक है, 50, ठीक है। अच्छा, 125 का फैक्टर बताओ कोई।
25, ठीक है, 5, 15, 125 का कोई और फैक्टर? 1 तो कन्वीनियंट है, 125 भी कन्वीनियंट है, मतलब सबके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ 50 का एक फैक्टर बताओ तो कोई बोल सकता है 25, कोई बोल सकता है 2, कोई बोल सकता है 50, कोई बोल सकता है 1, कोई बोल सकता है 5, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे 50 के प्राइम फैक्टर्स बता दो, 50 के प्राइम फैक्टर्स बता दो, 2 and 25 is a prime factor। 50 के प्राइम फैक्टर्स बता दो। हाँ, 2 इंटू 5 इंटू 5, आप 2 इंटू 5 इंटू 5, कुछ और ऐड करना चाहते हो? हाँ, 2, 1 बेटा प्राइम नंबर नहीं होता, 1 इज नोन एज यूनिक नंबर, इट इज नेवर काउंटेड एज कंपोजिट, नेवर काउंटेड एज प्राइम, ये एक यूनिक नंबर होता है। अगर हमें आगे जाकर के फैक्टर्स की बात भी करनी पड़े ना तो हम छोटे बच्चों को बताते हैं 1 हर एक का फैक्टर है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 को काउंट नहीं किया जाता है। समझ में आया? तो जब मैं आपसे 50 के फैक्टर्स पूछ रही थी तो सबके आंसर्स अलग अलग थे, कोई 25 बोल रहा था, कोई 5 बोल रहा था, कोई 2 बोल रहा था, कोई 10 बोल रहा था, कोई 50 बोल रहा था, ठीक है। बट व्हेन आई एम आस्किंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50, then you all are saying 2 into 5 into 5। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो एक यूनिक प्रेजेंटेशन है किसी भी नंबर की। यूनिकनेस समझते हो? यूनिकनेस मतलब जिसके अलावा और कुछ एग्जिस्ट ना करता हो, जिसके जैसा और कुछ ना हो। तो 50 के प्राइम फैक्टर्स यूनिक है, मतलब आप किसी भी बच्चे को बोल दो कि 50 के प्राइम फैक्टर्स बताओ तो वो 2 इंटू 5 इंटू 5 ही बोलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ नंबर्स। मतलब वो ये बोल सकता है 5 इंटू 2 इंटू 5 या 5 इंटू 5 इंटू 2, ऑर्डर आगे पीछे कर सकता है, बट फैक्टर्स यही के यही रहेंगे। वो 2 बार 5 बोलेगा और 1 बार 2 बोलेगा। आ रही है बात समझ में? तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी एक नंबर को एक यूनिकनेस प्रोवाइड करता है, और इस थ्योरम को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, नोट कर लो, ये सबसे पहली थ्योरम है इस चैप्टर की। प्राइम फैक्टराइजेशन को ही कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हेडिंग डाल लो, सबसे पहली थ्योरम है ये आपको असर्शन रीजन में कभी मिल सकती है। जैसे रीजन आते हैं ना लिखे हुए, तो उसमें हो सकता है थ्योरम की स्टेटमेंट आ जाए। नहीं पढ़ रखी होगी तो भूल जाओगे, समझ में नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा। लिखो, एवरी कॉम्पोजिट नंबर can be expressed as the product of prime numbers uniquely apart from the order of prime numbers। आगे बात समझ में आ गई? इस थ्योरम को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर? क्वेश्चन आता है इस थ्योरम से रिलेटेड, सबसे पहला, जिसकी लैंग्वेज हमेशा फिक्स रहती है। लैंग्वेज याद करनी है आपको, समझा मैं रही हूँ। क्वेश्चन में वेरिएशन कुछ नहीं होगा, सिर्फ नंबर चेंज होता रहेगा। 2 मार्कर क्वेश्चन बनता है। ये पूरा चैप्टर आपका 6 मार्कर है, 6 नंबर का चैप्टर होता है ये इंडिविजुअली। इसके साथ किसी और चैप्टर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब 6 नंबर का इस चैप्टर में से आना ही आना है। ठीक है,
2 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट 6 raised to the power n can never end with 0. Prove that 6 raised to the power n can never end with 0. ठीक है, 6 raised to the power n को क्या हम लिख सकते हैं 2 into 3 raised to the power n, अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो। अच्छा, मुझे ऐसे 2 प्राइम नंबर्स बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके एंड में 0 आ जाए। 2 और क्या 2 और 5 के अलावा ऐसे कोई 2 प्राइम नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके एंड में 0 आ जाए? 2 और 5 के अलावा क्या कोई भी ऐसा और नंबर है, प्राइम नंबर, जिसे मल्टीप्लाई करके एंड में 0 आ जाता हो? है 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, 0 भी प्राइम नंबर नहीं है। लोएस्ट प्राइम नंबर इज 2 और 5 ही होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो हमें क्या बताती है कि 2 और 5 के अलावा कोई भी ऐसे नंबर्स है नहीं जिनको मल्टीप्लाई करके एंड में 0 बने। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करना चाहते हैं हम, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में कम से कम एक 2 और एक 5 का होना तो जरूरी है। ठीक है, अब इसमें 2 तो है बट 5 मिसिंग है। आगे बात समझ में? तो इसीलिए ये नंबर कभी भी 0 से एंड हो ही नहीं सकता। आगे बात समझ, लिखो, because prime factors of 6 contain only 2 and 5 is missing, therefore by fundamental theorem of arithmetic, 6 raised to the power n can never end with 0. Can never end with 0. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए टू एंड विद 0, at least 1 2 1 2 and 1 5 one 1 2 and 1 5 must be there in prime factors. होगा ही नहीं एंड कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा प्रूव करने को। जब आ रहा है तो क्वेश्चन ऐसा ही होगा जिसमें या तो 2 मिसिंग होगा या फिर 5 मिसिंग होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं प्रूव दैट 25 रेज़ टू द पावर n कैन नेवर एंड विद 0, प्रूव करने को ही बोल रही हूँ ना। इसका मतलब ये फैक्ट है कि ये 0 से एंड हो ही नहीं सकता। आपको तो सिर्फ प्रूव करना है, और प्रूव करने के लिए आपको एक वैलिड स्टेटमेंट देनी है। वो वैलिड स्टेटमेंट कौन दे रहा है आपको? फंडामेंटल थ्योरम दे रही है। आ रही है बात समझ में? इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? 5 into 5 रेज़ टू द पावर n। 5 इज देयर बट 2 इज मिसिंग, तो एटलीस्ट एक 2 तो होना ही चाहिए था 0 से एंड होने के लिए। क्योंकि 2 मिसिंग है, therefore 25 रेज़ टू द पावर n कैन नेवर एंड विद 0। हाँ, तो क्या होता क्वेश्चन क्या होता फिर?
जिसके एंड में ऑलरेडी वो 0 दे रहा है, तो फिर वो ये कैसे कह सकता है कि इट विल एंड विद 0 और नॉट? 10 तो खुद ही 0 ले रहा है ना साथ में। समझ में आ रही है? इससे अगर हॉट्स में क्वेश्चन बनते हैं तो वो कुछ ऐसे बन सकता है कि 9 रेज़ टू द पावर n, what could be the possible unit digit in 9 रेज़ टू द पावर n? ये देखना आपको आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है? तो कैसे देखोगे ये? 8th क्लास याद करो, जब आपने स्क्वायर रूट वाला चैप्टर किया था, यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने सीखे थे। यहाँ n जो है ना, ये एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। n जो है इट रिप्रेजेंट अ नेचुरल नंबर, ठीक है? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो अगर n की वैल्यू को मैं 1 ले लेती हूँ तो ये हो गया 9 रेज़ टू द पावर 1, मतलब 9। इट इज एंडिंग विद 9, ठीक है? अगर मैं n की वैल्यू को 2 लेकर चलूँ तो n 9 स्क्वायर, यानी कि एंडिंग विद 1। अगर मैं 9 क्यूब करूं, मतलब 3 लेके चलूं पावर, तो मेरे को 81 को 9 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट को ही 9 से मल्टीप्लाई कर लो। 81 इंटू 9 करोगे ना, तो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से करो, तो क्या होगा? अगेन एंडिंग विद 9। फिर 9 रेज़ टू द पावर 4 करोगे, तो जब 9 क्यूब 9 से एंड हो रहा है, तो 9 की पावर 4 जब करोगे तो 9 को फिर 9 से करोगे, तो फिर किससे एंड होगा? 1 से। आप देख रहे हो रिपीटेशन हो रही है। अगर पावर ऑड है तो नंबर किससे एंड हो रहा है? 9 से। और अगर पावर इवन है तो नंबर किससे एंड हो रहा है? 1 से। तो 9 की पावर n जो है वो सिर्फ 2 ही डिजिट से एंड हो सकती है, या तो 1 से या फिर 9 से, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। अगर आपसे कोई बोले कि 9 रेज़ टू द पावर 288, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? क्योंकि इवन नंबर है तो इसीलिए इट विल बी एंडिंग विद 1। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ गई, ठीक है? क्वेश्चन कैसे आता है? 5 रेज़ टू द पावर n प्लस 6 रेज़ टू द पावर n विल एंड विद, सोच के देखो, 5 रेज़ टू द पावर n, n की वैल्यूज चेंज कर करके देखना जरा यूनिट प्लेस पर क्या डिजिट मिलता है। हर बार 5 ही रह रहा है, तो इसका मतलब 5 रेज़ टू द पावर समथिंग विल ऑलवेज एंड विद यूनिट डिजिट 5, ठीक है? 6 रेज़ टू द पावर n को चेक करो, हमेशा 6 से होगा, ठीक है? 5 प्लस 6 करोगे 11, मतलब किससे एंड हो रहा है? 1 से। एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। 5 रेज़ टू द पावर n प्लस 6 रेज़ टू द पावर n एंड विद नंबर 1 5, नंबर 2 6, नंबर 3 11, नंबर D 1, C 11। एक प्लेस के ऊपर 11 हो सकता है? एंडिंग विद पूछ रही हूँ, एंडिंग विद, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया हुआ है ये। समझ में आ रही है? क्लियर है? हाँ पूछो। तो फिर वो आपको पावर पूछते, वो आपको ऐसे पावर पूछते, ऐसे 5 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 9 रेज़ टू द पावर 8, कुछ ऐसा क्वेश्चन देते। इट विल एंड विद, तो 8 पावर इवन है, तो इसका मतलब ये किससे एंड होने वाला है? 1 से। ये हमेशा ही किससे एंड होने वाला है? 5 से। इट विल एंड विद 6, ठीक है? तो क्वेश्चन जैसा वो मोल्ड करेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको उस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। चांसेस बहुत कम है, बहुत कम आते हैं, बट स्टिल अगर हमारे कोर्स में क्वेश्चन डाला है तो उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े, समझ में आ गया? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन लिखोगे चेक इफ 7 into 11 into 5 plus 7 into 13 is composite or prime.
check if 7 into 11 into 5 plus 7 into 13 is composite or prime। ये पूरे का पूरा एक नंबर है। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करते हैं। ये पूरा एक नंबर है। जैसे सपोज करो 15 कोई एक नंबर है और मैं इसको कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर दूं 2 into 6 plus 4 minus 1, मैं कुछ ऐसा लिख दूं इसको 6 2 12, 12 plus 4 16, 16 minus 1 15। मैथ्स है, कैसे भी खेल सकते हैं। तो मैंने 15 को 15 ना लिख के इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो ऐसे ये भी किसी नंबर का एक फॉर्मेट बना रखा उन्होंने, कोई एक नंबर होगा उसको इन्होंने ऐसे लिख दिया। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, पूरा इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरा इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस कर देंगे तो एक नंबर बन जाएगा। ठीक है, वो बहुत बड़ा नंबर बनेगा। फिर वो उसके प्राइम फैक्टर्स बना के देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर बन जाए तो वो क्या होता है, कंपोजिट होता है। अदरवाइज वो क्या होता है, प्राइम होता है। समझ में आ रही है। तो ये एक तरीका है। गलत हम इस क्वेश्चन को भी नहीं कर सकते, ठीक है, बट हम 2 मार्कर के अकॉर्डिंग इतना लेंथी क्यों करें, इतनी कैलकुलेशंस क्यों करनी है हमें। तो आप नंबर को ध्यान से देखिएगा। तो ये आपकी एक पूरी टर्म चल रही है, प्लस और माइनस के साइन से टर्म्स सेपरेट हो जाती हैं। मतलब ये टोटल 2 टर्म्स दे रखी हैं, आपको जरूर कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है। 7 दिख रहा है, तो अगर मैं 7 को कॉमन ले लूं तो ये बन गया 11 into 5 और ये बन गया 13। एक नंबर मैंने बाहर ले लिया, इसका मतलब ये एक फैक्टर बन के बाहर आ गया। तो भाई नंबर का एक फैक्टर तो बन रहा ही होगा, एक वो नंबर खुद होता ही होता है। एक फैक्टर मैंने और बना दिया 7, तो 2 से बढ़कर एक भी नंबर आपने ढूंढ लिया फैक्टर में, तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। तो सॉल्व करके दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दिखा दोगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी दिखाओगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 मल्टीप्लाइड बाय 68। अब कई समझदार बच्चे इसको और ब्रेक कर लेते हैं, 68 को आप तोड़ सकते हो और आगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 को और तोड़ सकते हैं आगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। कितने सारे फैक्टर्स बन गए, समझ में आ रही है। 4 फैक्टर्स तो यही दिख रहे हैं। 1 एक फैक्टर हमेशा होता ही होता है और नंबर खुद अपने आप का एक फैक्टर होता ही है। अदरवाइज यहीं पर लाकर हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और इसके आगे लैंग्वेज लिखनी है, वो स्टेटमेंट लिखेंगे। अब आप फिर कैसे, मतलब तो फिर अगर आप सॉल्व करोगे तो दिखाना पड़ेगा। उसमें होगा क्या कि वो एकदम आपकी कैलकुलेशंस को बढ़ा देगा। एक 2 मार्कर क्वेश्चन के लिए इतनी कैलकुलेशंस क्यों करनी है हमने, जब हमारे पास शॉर्टकट टेक्निक है। तो हाँ, यहां तक लाके छोड़ सकते हो, ठीक है। लिखिए बिकॉज, पहले यहां तक नोट कर लो 7 into 68 तक। अगर ना रहे तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके फैक्टर्स बना के देखने पड़ेंगे। कॉमन रहेगा ही, मैक्सिमम केसेस में कॉमन रहता ही है जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं जिसमें कॉमन ना हो। तो अगर कॉमन नहीं है तो फिर आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। फिर आप सॉल्व भी कर लेना उसको और फिर सॉल्व करके देख लेना कि वो फैक्टर्स मतलब उसके बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। तो कॉम्पोजिट हो जाता है। लिखो नीचे आंसर, लिखे स्टेटमेंट में, बिकॉज द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore it is a composite number। सेवन इंटू 13 इंटू 11 प्लस 13, 13 कॉमन, 7 इंटू
11 प्लस 1। ये सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं। 13 को तो कॉमन ले लेते हैं और लिखना भूल जाते हैं कि कुछ बचा ही नहीं। समझ में आ रही है? ये दो टर्म्स है ना, तो ब्रैकेट में दो ही टर्म्स रहेंगी। अगर सब कुछ कॉमन चला गया बाहर तो वहां पर क्या बच गया? 1 बच गया। ये मिस्टेक मत करना कभी भी। 13 77 प्लस 1 78 बन गए दो फैक्टर्स। वैसे तो जैसे ही आपने कॉमन लिया तो एक फैक्टर बाहर आ ही गया। हाँ, क्या हो सकता है? हाँ, तो क्यों नहीं टूट सकता? हम क्यों करके दिखाएं? हमें तो बस यही दिखाना है ना, दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, वो हमने दिखा दिया। आगे आप करना चाहो आप करो, बिल्कुल। 78 को और ब्रेक कर दो और फिर नीचे लिख देना बिकॉज द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज कंपोजिट। हम तो यहाँ से आगे भी करने को नहीं कहते। आपने एक 13 भी बाहर कॉमन ले लिया, यानी कि एक नया फैक्टर और दिखा दिया, तो इसका मतलब नंबर कंपोजिट हो गया। आप इसे भी सॉल्व करो या ना करो, आपकी चॉइस है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्कर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मतलब 2 मार्कर में यही क्वेश्चंस आते हैं। रेज़ टू द पावर n वाले को 0 से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है ये प्रूव करना, और ये नंबर प्राइम है या फिर कॉम्पोजिट। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा HCF एंड LCM का कॉन्सेप्ट। इर्रेशनैलिटी वाली जो थ्योरम है वो मैं सबके साथ ही कराऊंगी, नहीं तो फिर वो समझानी इम्पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, HCF और LCM कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? HCF क्या होता है? मतलब क्या? जो फैक्टर है सबसे बड़ा फैक्टर है, जो नंबर जैसे 50 है, हाँ, तो ये क्वेश्चन आया ना कि 2 नंबर का बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि नहीं 2 नंबर्स के बारे में बात होगी तभी तो कुछ कॉमन निकालोगे ना। 50 के बारे में हम क्या कह सकते हैं? 50 के तो कई सारे फैक्टर्स हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है एक ऐसा फैक्टर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड भी करता हो और उससे बड़ा कोई और फैक्टर एग्जिस्ट भी ना करता हो। जैसे एक एग्जांपल लो आप, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 50 ले लिया हमने एक नंबर, ठीक है, और एक नंबर हम ले लेते हैं चलो 60 ले लिया एक नंबर, ठीक है। अब आप पहले छोटी क्लासेस में पहुंचो, 50 के फैक्टर सोचो, छोटी क्लासेस में बोल रही हूँ, छोटी क्लासेस में ऐसे फैक्टर्स बनाते थे ऐसे, ये तो प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स तो आप अभी कर रहे हो। जैसे 1 एक फैक्टर हो गया, जैसे 2 एक फैक्टर है, 1 का फैक्टर 1 के साथ कौन है इसका फैक्टर? 1 इंटू 50, 2 इंटू 25, फिर 5 इंटू 10, ये इसके फैक्टर्स हैं सारे, ये सारे 50 के फैक्टर्स हैं। ऐसे ही जरा 60 के फैक्टर सोचो, 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 5 इंटू 12, 6 इंटू 10, बस ये सब किसके फैक्टर्स हैं? 60 के, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स ढूंढो। 1 तो सबका कॉमन होता ही होता है, 2 कॉमन फैक्टर है, ठीक है, 5 कॉमन फैक्टर है, ठीक है, 10 कॉमन फैक्टर है, बस यही है, ये 3 इनके कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। इन कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? तो ये हो गया इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन भी है और उससे बड़ा कोई और फैक्टर एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। आगे बात समझ में? अगर हम इसको इंडिविजुअली देखें तो 50 इसका सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है, 60 इसका सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है, बट हमें कॉमन की बात करनी है, ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन भी हो और उनका सबसे बड़ा फैक्टर भी हो, तो उसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, क्योंकि फैक्टर जो होता है वो हमेशा किसी भी नंबर को
कंप्लीटली डिवाइड करता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। समझ में आ रही है? फैक्टर इज अ नंबर, लिख लो, फैक्टर इज अ नंबर which divides another number completely without leaving any remainder, completely without leaving any remainder। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो मेथड हमने बचपन में सीखा था, ये छोटे छोटे नंबर्स के लिए तो बहुत इजी मेथड है, बट अब यही नंबर आ जाए 1256, 1728, तो हम तो ऐसे फैक्टर्स ही सोचते रह जाएंगे बैठे बैठे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मेथड है ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। व्हेनेवर वी कम अक्रॉस द हायर नंबर्स, तो ये मेथड हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। मोर ओवर, अगर हमारी कैलकुलेशन में ज़रा सी भी गलती हो जाए या हमने कोई एक फैक्टर मिस कर दिया तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ करेंगे HCF फाइंड करने के लिए, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने LCM फाइंड करने भी सीखे थे कुछ इस मेथड से। LCM क्या होता है? हाँ, नाम तो सबको याद है, मतलब भी बताओ उसका वाइस वर्सा। जो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब क्या? अच्छा, कोई एग्जाम्पल बताओ मल्टीपल का। जैसे मल्टीपल, मल्टीपल का एक एग्जाम्पल फ्रेम करो, मुझे समझाओ। 2 लिया, मल्टीपल का मतलब समझा दो। किसी छोटे बच्चे को बताना है मल्टीपल क्या होता है, कोई एग्जाम्पल फ्रेम करना है तो बताना जरा। तो मल्टीपल एक एग्जाम्पल फ्रेम कर दो ढंग का। जैसे 10 का मल्टीपल 5 है, 10 का मल्टीपल 5 है और 2 है। अच्छा, क्या ये सही बोल रहा है? ही इज सेइंग 10 का 5 और 2 का उल्टा बोल दिया। कोई सीधा करके बोल दो। देखो कैसे छोटी छोटी चीजें। 5 का मल्टीपल 10 है, हाँ तो यही सही है। 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। इफ यू आर काउंटिंग अ टेबल ऑफ नंबर, 5 का टेबल काउंट कर रहे हो, 5 1 जा 5, तो 5 उसका एक मल्टीपल है। 5 2 जा 10, 10 5 का एक मल्टीपल है। 5 3 जा 15, 15 5 का एक मल्टीपल है। 5 का सबसे बड़ा मल्टीपल, 5 का सबसे बड़ा मल्टीपल, जो भी सबसे बड़ा नंबर। हाँ तो बताओ कोई है बड़ा नंबर? सबसे बड़ा है, ऐसे मल्टीपल। हाँ तो मल्टीपल नहीं पता हो सकता, तो यही क्वेश्चन आएंगे ना आपको। बिना एक कॉमन सेंस के आप चैप्टर पूरा पूरा करके बैठे हो, ऐसे कैसे? मल्टीपल का मतलब नहीं पता है और पूरा चैप्टर हो गया खत्म, ऐसे थोड़ी होता है। 5 का सबसे छोटा मल्टीपल है ही नहीं, 1 है। 5 की टेबल में 1 आता है, 5 ही है। किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल द नंबर इटसेल्फ। समझ में आ गई बात? किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 और किसी भी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनफाइनाइट, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो आपको एक बड़ा नंबर मिल ही जाएगा। समझ में आ रही है? तो टेबल को जब आप काउंट करते हो
तो जो प्रोडक्ट आ रहा होता है वो सब मल्टीपल्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? 5 1 जा 5, तो 5 फैक्टर है, 1 फैक्टर है, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। 10 जो है वो 5 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है। 2 की टेबल में भी आएगा, 5 की टेबल में भी आएगा। 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10। यानी कि जब आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? मल्टीपल मिलता है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? Whenever you multiply the factors, you always get a multiple। ठीक है? तो अब आप इस तरीके से मल्टीपल फाइंड करते थे। LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि हाईएस्ट तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते किसी भी चीज का। ठीक है? तो लीस्ट मतलब जो सबसे छोटा हो, दोनों में कॉमन हो। ठीक है? अब इसको करने का क्या मेथड है? जनरल मेथड। 50 के फैक्टर्स लिखने शुरू कर दो, सॉरी मल्टीपल्स। 51 जा 50, 52 जा 100, 53 जा 150, 54 जा 200, देन 250, देन चलता जाएगा, चलता चला जाएगा। 60 के लिखो, 60, 120, 180, 240, 300। देखो 300 यहां भी था, यहां भी था, तो कॉमन मल्टीपल आया। समझ में आया? 50 और 60 का कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा 300। 300 के बाद कौन सा कॉमन आएगा? नो। अब 300 का टेबल शुरू कर दो। 600, उसके बाद कौन सा आएगा? 900, फिर कौन सा आएगा? 1200। समझ में आ रही है? फिर तो इन्फिनिटी तक चलता ही चला जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एक ऐसा मल्टीपल जो दोनों की टेबल में सबसे छोटा है दोनों का मल्टीपल, लेकिन उनमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है? फर्स्ट एलसीएम फाइंड करने के बाद अगले मल्टीपल्स कैलकुलेट करने होंगे, तो क्या करते हैं? हम उसकी टेबल कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। बट ये जो प्रोसेस हमने बचपन में किए थे छोटी क्लासेस में, 5th 6th क्लास में, बहुत ही हेक्टिक प्रोसीजर्स होते हैं। लिखते जाओ, टेबल्स लिखते जाओ। तो अब सीनियर क्लासेस में आकर हमें एक प्रॉपर एक मेथड की ज़रूरत है जो टाइम सेविंग भी हो और एक्यूरेसी के साथ हम उससे काम भी कर सके। तो उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एलसीएम एज वेल एज एचसीएफ। एक सिंगल मेथड से हम एचसीएफ भी फाइंड करेंगे और एलसीएम भी फाइंड करेंगे। इस मेथड का दूसरा नाम है बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तीसरा मेथड हुआ करता था यूक्लिड एल्गोरिदम, जो अब बिल्कुल डिलीटेड है 4-5 सालों से, तो कभी भी नहीं आएगा, नई बुक्स में भी उसको एड ऑन नहीं किया गया है। ठीक है? तो हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। एक मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो भी हम 5th 6th क्लास में करते हैं। वो एक शॉर्टकट टेक्निक है, कभी 1 मार्कर्स में आपको यूज करनी पड़े मैं आपको बता दूंगी, बट फिलहाल हमारे चैप्टर से उसका लेना देना नहीं है। ठीक है? हमारे चैप्टर में हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे सपोज करिए 50 और 60 ले लेते हैं एग्जाम्पल। इन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, 50 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 2, 25, 5, 5 जार 5, 1 जार। ठीक है? तो 25 को 60 के भी फैक्टर्स बना लेते हैं। 2, 30, 2, 15, 3। ठीक है? 50 हो गया हमारा 2 रेज़ टू द पावर 1, 5 रेज़ टू द पावर 2। 60 हो गया हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 1, 5 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है? किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। जब आपको एचसीएफ फाइंड करना है किन दो नंबर्स का, उसको हम ब्रैकेट में डालेंगे। इससे हमें पता चल जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। HCF ऑफ 50 एंड 60। ध्यान से देखिए, HCF के लिए आपको देखना है कॉमन बेस, ऐसा नंबर
जो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन चल रहा हूं, जैसे 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, 3 यहां है, यहां नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो लेना है कॉमन बेस एंड देन द लोएस्ट पावर। ठीक है, 2 की पावर 1 यहां है, 2 रेज़ टू द पावर 2 यहां है, तो 2 रेज़ टू द पावर 1 कॉमन आ गई। 5 रेज़ टू द पावर 2 यहां है, 5 रेज़ टू द पावर 1 यहां है, दोनों में छोटी पावर कौन सी है? 1, तो 5 रेज़ टू द पावर 1। समझ में आया? HCF मीन्स कॉमन बेस विद लोएस्ट पावर। HCF मीन्स कॉमन बेस विद लोएस्ट पावर। याद रखने के लिए याद रख लो, हाईएस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट, HCF में हाईएस्ट वर्ड यूज होता है, तो पावर कौन सी लेते हैं? लोएस्ट, ऑपोजिट चलता है। आगे बात समझ में, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गया आपका HCF। LCM लेना है 50 और 60 का। ऑल द नंबर्स whether they are repeating or not repeating, all the numbers with their highest powers, 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 1, 5 raised to the power 2। सॉल्व कर दो, 2 2 जा 4, 5 5 जा 20, 25 4 जा 100, 100 3 जा 300। ये आ गया आपका LCM। आगे बात समझ में, नोट कर लो। HCF कैसे कैलकुलेट करना है? कॉमन बेस HCF में सारे नंबर्स विद हाईएस्ट पावर, लिख लो, नोट कर लो इसको। HCF के लिए क्या देखना है? कॉमन बेस विद लोएस्ट पावर। और LCM में all the numbers with highest power। LCM मतलब लीस्ट, लीस्ट के केस में पावर हाईएस्ट लेनी है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, ठीक है, करिए जरा एक क्वेश्चन। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ find LCM and HCF of 336 and 54, 36 and 54 by using fundamental theorem of arithmetic, by using fundamental theorem of arithmetic। और किस टाइप से? एक ही टाइप सिखाई है, हाँ, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
with power. That's हाँ, कैसे भी लिख सकते हो. कितना आया? 30 और HCF 6. 6.